हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है द ताज स्टोरी, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। इसलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप इसे लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिल्म की शुरुआत 1959 से होती है, जहां हमें आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम को दिखाया जाता है, जो कि ताजमहल के चैम्बर में होते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। असल में ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद किए गए हैं, तो वहाँ मजदूरों के द्वारा मरम्मत का काम चल रहा था। तभी वो देखते हैं कि 22 कमरे जो बंद कर दिए गए हैं, उन्हीं में से एक कमरे की ईंट गिरने लगी है, जिस वजह से आसानी से अंदर देखा जा सकता था कि अंदर क्या है। यहाँ जब मिस्टर राव की नजर पड़ती है, वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहाँ कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2023 में, जहां पर हमें विष्णु नाम के एक गाइड को दिखाया जाता है, जो कि ताजमहल के गाइड के रूप में कई सालों से काम कर रहा था। विष्णु का बेटा अविनाश भी यही काम करता है और विष्णु के पिता भी यही काम करते थे। विष्णु एक ईमानदार आदमी है, जिसे पैसों से ज्यादा लोगों को ताजमहल की विशेषता बताने में मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाइड प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे और इस बार यह इलेक्शन विष्णु भी लड़ना चाहते हैं। इसलिए वे अपने बेटे के साथ नॉमिनेशन डालने के लिए पहुंच जाते हैं। फिलहाल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम उस्मान है और उस्मान को बहुत अच्छे से पता है कि अगर यह इलेक्शन विष्णु ने लड़ा तो वह पक्का जीत जाएगा, क्योंकि वह ईमानदार है और सभी लोग उसकी सुनते भी हैं। फिर उस्मान विष्णु के पास आता है और कहता है कि आप यह इलेक्शन ना लड़ें। तब विष्णु उसे समझाते हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। इतने सालों से प्रेसिडेंट रहकर शायद जो काम आप नहीं कर पाए हैं, वो काम मैं कर पाऊंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं और अब जल्दी इलेक्शन होने वाला था, इसलिए विष्णु को लग रहा था कि वह यह इलेक्शन आराम से जीत सकते हैं। जिसके बाद विष्णु एक इंटरव्यू भी देते हैं, जिसमें महिमा नाम की एक लड़की एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है और वो ताजमहल के कुछ अननोन फैक्ट्स जानना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर विष्णु का इंटरव्यू ले रही थी। महिमा यहाँ पर विष्णु से पुरानी बातें करती है और कहती है कि 1980 के आसपास कुछ लोगों ने यहाँ कार्बन डेटिंग की मांग की थी और उन 22 कमरों को खुलवाने की भी कोशिश की थी। यही मांग 1980 से पहले और 1980 के बाद भी हुई थी, जिनमें महेंद्र नाम के आदमी ने उन 22 कमरों को खुलवाने की कोशिश की थी। आखिरकार हम जानना चाहते हैं कि उन 22 कमरों में ऐसा है क्या, लेकिन यहाँ पर विष्णु बताते हैं कि वैसे तो वहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन शायद उन 22 कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो महेंद्र थे वो दरअसल में विष्णु के पिता थे और वो भी ताजमहल की रिसर्च और उन 22 बंद कमरों पर रिसर्च और रहस्य को जानना चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और एक खास कम्युनिटी के लोग वह उन पर इतना प्रेशर डाल रहे थे, जिस वजह से महेंद्र को आत्महत्या करनी पड़ी थी। जब यह बात विष्णु सोचते हैं तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि आखिरकार पिताजी क्या जानना चाहते थे, और अगर वो बातें सच निकली जो विष्णु और उसके पिता जानते हैं तो इससे ताजमहल की हिस्ट्री बदल सकती है। हालांकि विष्णु ने खुद सच जानने की कोशिश नहीं की। आगे हम देखते हैं कि विष्णु के सारे दोस्त बैठे हुए थे, सभी मिलकर शराब पी रहे थे और यहीं पर विष्णु अपने दोस्तों से कहते हैं कि क्या होगा अगर पता चले कि ताजमहल पहले मंदिर था और फिर बाद में इसे ताजमहल बनाया गया है। तो सोचो, हमारे पूर्वज ने जो सवाल उठाए थे उनका जवाब जानना कितना ज्यादा जरूरी है। तभी इन्हीं में से एक आदमी भड़क जाता है और कहने लगता है कि जो ताजमहल हमें रोजी रोटी दे रहा है, हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उस पर सवाल उठाएं। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। तब विष्णु कहते हैं कि ताजमहल हमें रोजी रोटी जरूर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ताजमहल के इतिहास को भी न जाने। क्या कभी देखा है कि किसी मकबरे पर गुम्बद हो, कि उसमें कलश हो और आम के पत्ते और एक चांद भी मौजूद हो? ऐसा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है, और दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब इस ताजमहल का कार्बन डेटिंग होगा। यह सुनकर विष्णु के बहुत सारे दोस्त भड़क जाते हैं और उनके बीच में बहस
उदास होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु को गाइड ऑफ प्रेसिडेंट और एसोसिएशन वाले अपने पास बुलाते हैं। असल में जब कल शाम को विष्णु ये सारी बातें बता रहे थे, उन्हीं में से एक आदमी ने ये सारी चीज रिकॉर्ड कर ली थी और अब यह वीडियो वायरल हो चुकी है। तो अब बहुत सारे लोग विष्णु के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तब यहाँ उस्मान, जो फिलहाल गाइड ऑफ प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर विष्णु से कहते हैं कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विष्णु टूरिस्ट को मिसगाइड कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर विष्णु के बाहर निकलते ही मुस्लिम लोग विष्णु के मुंह पर कालिक पोत देते हैं। वहीं विष्णु के बेटे अविनाश को कहा जाता है कि अगर तुम भी यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। यानी इनके परिवार के खिलाफ लोग हो चुके थे। अब सस्पेंड होने के बाद अब विष्णु ने भी कुछ चीजें सोच ली थी। उनके पिता महेंद्र जो रिसर्च कर रहे थे, जिन 22 कमरों का रहस्य वो जानना चाहते थे, अब यह सारी चीजें विष्णु भी जानना चाहते हैं, इसलिए वे अब एक PIL फाइल करना चाहते हैं। अब विष्णु शशिकांत नाम के एक वकील के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ताजमहल पर केस करना है, जिस पर शशिकांत कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ताजमहल पर केस करने की कोशिश की है और PIL भी फाइल की है, लेकिन हर बार कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि एक सॉलिड एविडेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन विष्णु के पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वे सॉलिड एविडेंस ला सकते हैं। वे यहाँ अपने पिता के दोस्त के बेटे के पास जाते हैं और वहाँ से वे कुछ सॉलिड एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं और अब वो PIL फाइल करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। लेकिन तभी विष्णु के वकील शशिकांत के कुत्ते को रात में कुछ लोग गोली मारकर हत्या कर देते हैं और शशिकांत को धमकी भी देते हैं कि जो हाल कुत्ते का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। यह देखकर शशिकांत पूरी तरह से डर जाता है और विष्णु के पास आकर कहता है कि वो यह केस नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी PIL बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यह केस तुम खुद भी लड़ सकते हो, जिस वजह से विष्णु खुद इस केस को लड़ने की सोचता है। फिर जब विष्णु कोर्ट पहुंचते हैं तो मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं विष्णु के ऑपोजिशन में राशिद खान नाम के वकील थे, जिसे पता है कि यह PIL हर बार की तरह एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। जिसके बाद विष्णु सवाल करता है और कहता है कि मेरा सवाल आर्कियोलॉजिस्ट से है कि उनके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि वे बता सके कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया है। फिर वे एजुकेशन बोर्ड से सवाल करते हैं कि उन्होंने ताजमहल के इतिहास को किस तरह से लिखा है और वे किस आधार पर पढ़ाते हैं। फिर विष्णु का अगला सवाल होता है गवर्नमेंट से कि आखिरकार ताजमहल के नीचे 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे वे छुपा रहे हैं। विष्णु का सीधा पॉइंट यह है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, बल्कि किसी हिंदू राजा के महल को लेके उसे रेनोवेट करवा के उसे मकबरे में बदल दिया। इसके बाद विष्णु कुछ तस्वीरें दिखाते हुए बताते हैं कि ताजमहल के बाहरी कॉरिडोर में बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जिनमें किचन है, गेस्ट रूम है और गौशाला भी है। इन सब का एक मकबरे में क्या काम। वह गुम्बद की फोटो दिखाकर कहते हैं कि गुम्बद के ऊपर कलश है, नारियल है और आम के पत्ते हैं और आधा चांद भी है, जो कि शिव जी के माथे पर होता है, जो कि हमें त्रिशूल के रूप में दिखाई पड़ता है और त्रिशूल तो सनातन धर्म का प्रतीक है। विष्णु के फैक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर अदालत अपना फैसला लेती है। विष्णु की PIL को एक्सेप्ट किया जाता है और एजुकेशन बोर्ड, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को नोटिस भेजा जाता है कि अगली हियरिंग में ताजमहल से जुड़े सारे दस्तावेज और सारे सबूतों को पेश किया जाए। अब अगली हियरिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर एजुकेशन बोर्ड से कल्पना को यहाँ पर बुलाया जाता है। विष्णु यहाँ सवाल करते हैं कि जिस तरह से मुगल के इतिहास को पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हमारे हिंदू सभ्यता के कुछ राजा थे, उनके इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। वे कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तो हमें पढ़ाया जाता है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, जो कि एक सनातनी थे और एक समाचार पत्र के लिए काम भी करते थे। इतनी डिटेल में जब नाथूराम गोडसे के बारे में बताया गया है और मुगल के सारे साम्राज्य के बारे में भी इसी तरह से बताया जाता है, तो आखिरकार हिंदू सभ्यता के राजाओं ने क्या गलती की है, उन लोगों के बारे में इतनी डिटेल में हमें क्यों नहीं बताया जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश को उसके बेटे के स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल बताती है कि आपका बच्चा ताजमहल के बारे में उल्टी सीधी बातें बच्चों को बता रहा है कि वह ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। प्रिंसिपल चेतावनी देती है कि अगर वह बच्चों को यह सारी चीजें ना बताए और ना ही उनसे इनके बारे में बात करे, वरना उन्हें इसे सस्पेंड करना पड़ेगा। फिर अगली हियरिंग में राशिद हबीब नाम के एक आदमी को अदालत में बुलाता है। वह बताते हैं कि शाहजहां को ताजमहल बनाने का आइडिया कैसे आया। जब मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर चुकी थी और उन्होंने 2 ख्वाहिशें रखी थी, एक सुंदर मकबरा और शाहजहां द्वारा दूसरी शादी न करना। तब जाकर शाहजहां से ताजमहल का निर्माण कराया। पर विष्णु बताते हैं कि ताजमहल जिस जगह पर बनाया गया है वह जमीन पहले मान सिंह की थी और वहाँ पर एक सुंदर महल भी मौजूद था। शाहजहां ने यह जमीन मान सिंह से नहीं बल्कि यह जमीन उन्होंने मान सिंह के पोते जय सिंह से ली थी। और यह बात सभी को पता है कि जिस जगह पर जय सिंह का ये महल था उसी जगह पर ताजमहल का निर्माण किया गया। राशिद बताता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू से किया था, जिसके सबूत इनके पास हैं। एक फ्रांसीसी ट्रैवलर जेवी ने अपनी बुक ट्रेवल्स ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है कि जब वह भारत आया था तब ताजमहल का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। उसने ताजमहल को शुरुआत से बनते हुए भी देखा है और खत्म होते हुए भी। विष्णु बताते हैं कि टेवर्नियर पहली बार 1640 में इंडिया आया था, लेकिन ताजमहल का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था 1632 से। इस पर राशिद खान सबूत पेश करते हैं कि 1651 से 1654 तक टेवर्नियर इंडिया में ही थे और तभी उन्होंने इस काम को समाप्त होते हुए देखा था। लेकिन विष्णु राशिद खान को बताते हैं कि 1651 से 1654 तक टेवर्नियर इंडिया में मौजूद थे, लेकिन वो आगरा कभी नहीं गए। उनके पास पूरी लिस्ट है कि टेवर्नियर जो 1651 से 1654 तक कहाँ गए थे, जिनमें आगरा का नाम कहीं भी नहीं था। यहाँ विष्णु के लिए यह केस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, लेकिन उसकी फैमिली के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी को परेशान किया जाता, उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा जाता, पर विष्णु हार मानने को तैयार नहीं था। अब अगली हियरिंग में हम देखते हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट को जो राशिद खान को बताते हैं कि ताजमहल को ऑक्टागोनल प्लान के द्वारा बनाया गया था और यह ताजमहल से ही स्टार्ट हुआ था। इस पर विष्णु बताते हैं कि इसका यूज बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू के ऐसे मंदिर हैं जिनमें आज भी देखा जा सकता है कि उन्हें ऑक्टागोनल प्लान के तरीके से ही बनाया गया था, जिनका निर्माण लगभग 1100 ईस्वी के आसपास हुआ था। तब राशिद खान अब शाहजहां के द्वारा दिए गए फरमानों की लिस्ट लेकर आते हैं, जो कि उन्होंने बीकानेर के आर्किव से निकाले हैं। पहला फरमान उन्होंने 21 जनवरी 1632 में जय सिंह को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे बहुत सारे मजदूर संगमरमर लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। तब विष्णु फरमानों को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि 3 फरमान जो कि राशिद खान ने हमें बताए हैं वो फरमान जरूर जय सिंह के लिए थे, लेकिन उन फरमानों में यह कहीं भी नहीं लिखा था कि यह सारी चीजें जो ताजमहल के लिए मंगाई जा रही हैं, संगमरमर और बहुत सारे मजदूर को बुलाया जा रहा था, उस समय पर बहुत सारे ऐसे मकबरे बन रहे थे। तब राशिद खान बताते हैं कि शाहजहां के शासन काल को द गोल्डन एरा ऑफ द मुगल एम्पायर कहा जाता है। वो सेकुलर थे, लेकिन विष्णु बताते हैं कि शाहजहां के शासन काल में महामारी थी और भुखमरी भी थी, और कई बुक में तो यह भी लिखा है कि ताजमहल के मकबरे को बनाने के लिए उस समय पर चंदा भी लिया गया था। आगे विष्णु बताते हैं कि 1981 में पीटर विलियम्स ने ताजमहल के दरवाजे की एक लकड़ी की कार्बन डेटिंग की थी। वो दरवाजा दरअसल में यमुना नदी के किनारे पर मौजूद था। तो जब उस लकड़ी की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला है कि वह लकड़ी दरअसल में ताजमहल बनने से भी 300 साल पुरानी है, लेकिन पीटर विलियम्स ने यह सब कुछ इलीगल रूप से किया था, इसलिए इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है। वहीं हमें पता चलता है कि विष्णु महिमा की मदद से पता लगाते हैं कि पीटर विलियम्स की पत्नी सैंड्रा अभी भी जिंदा है और उनके साथ एक और आदमी योगेश भट्ट मौजूद था। विष्णु योगेश भट्ट को लाने देहरादून जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उस्मान खान के लोग योगेश भट्ट को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद कोर्ट की हियरिंग में विष्णु ने सारा खुलासा कर दिया था। उन्हें पता था कि योगेश भट्ट को किडनैप किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने
ने एक सेटअप तैयार किया था। जिस योगेश भट्ट से वो मिले थे वो दरअसल में एक पुलिस वाला था। योगेश भट्ट को तो वो सही सलामत अपने साथ लेकर आ चुके थे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला था। फिर योगेश भट्ट अब कटघरे में आते हैं और वह पूरी अदालत को बताते हैं कि 1980 में हम लोग ताजमहल के चैम्बर में गए थे, जहां 22 के 22 कमरे पूरी तरह से बंद थे। तब उन्होंने ताजमहल के किनारे वाले गेट से एक लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला, जो कि योगेश भट्ट ने ही पीटर विलियम्स को दिया था। तो जब पीटर विलियम्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि यह लकड़ी का टुकड़ा मतलब कि वह दरवाजा लगभग 1359 ईस्वी का है और 1959 में मिस्टर राव ने उस चैम्बर मतलब कि 22 कमरों में से एक कमरे के अंदर अष्टवासु की मूर्ति भी देखी थी। और जब उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को खबर की तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखना। वहीं 1980 के बाद जब कार्बन डेटिंग से पता चला कि ताजमहल से 300 साल पुराने दरवाजे हैं, तो सरकार ने इन सारे दरवाजों को निकलवा दिया। यानी एक तरह से विष्णु ये केस जीत चुके थे। तब राशिम खान कहता है कि अगर ताजमहल को हिंदू मंदिर के रूप में बदल दिया जाए तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ताजमहल की जो छवि है जैसे कि सिंबल ऑफ लव, अगर यह छवि बिगड़ गई तो देश को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर इसकी कहानी बदली गई तो यह धर्म विवादों को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन विष्णु कहते हैं कि ताजमहल 7वां अजूबा है और अगर इसकी सच्चाई बाहर आ भी जाती है तो भी इसकी सुंदरता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वे बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया। वे साथ ही कहते हैं कि हमें ब्रिटिश के अत्याचारों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी मुगलों के अत्याचारों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी मंदिर को तोड़कर चर्च नहीं बनाया और शाहजहां को सेकुलर बंदा कहा जाता था, जबकि शाहजहां ने देश अनगिनत मंदिर तुड़वाए हैं। सिर्फ बनारस में ही उसने 76 मंदिर तुड़वाए हैं। ये सब सुनकर अदालत अपना फैसला सुनाती है कि हिस्ट्री में बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं और बहुत सारी गलतियां भी हैं, जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए वह चाहते हैं कि एजुकेशन बोर्ड हिस्ट्री की किताब में बदलाव करे। रही बात ताजमहल की, दोनों पक्षों के दस्तावेज को ठीक से निरीक्षण करने के बाद कोर्ट किसी फैसले तक पहुंच पाएगी। तब तक के लिए ये केस अभी चलता रहेगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।